देखो अब ऑडिटिंग समझते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग का हिंदी क्या होता है? अकेंक्षक कहते हैं इसको, अकेंक्षण, अकेंक्षण कहते हैं, अकेक्षक नहीं, अकेंक्षण, ठीक। ऑडिटिंग होता क्या है? तो ऑडिटिंग पहले जानने से पहले कुछ पहले दूसरा चीज़ समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ देखो क्या क्या समझना पड़ेगा। जैसे आज से बहुत साल पहले देखो, हिसाब किताब तो बहुत दिन से रखा जा रहा है, आज से रखा जा रहा है। रामायण महाभारत के ज़माने से हिसाब किताब रखा जा रहा है ना। रामायण महाभारत जितना भी पहले के भी कलयुग सतयुग जितना भी था युग, सब में तो हिसाब किताब रखा जा रहा होगा। तो हिसाब किताब तो बहुत दिने से रखा जा रहा है, लेकिन 1914 ईस्वी पहले जो हिसाब किताब रखा जाता था ना, वो रखा जाता था सिंगल एंट्री सिस्टम से। कौन सिस्टम से? सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में अंतर क्या होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है ना कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में लिखा जाएगा। जैसे पैसा मिला तो लिख देगा कैश मिल गया, अब किससे मिला, कहाँ से मिला, क्यों मिला, ये सब नहीं लिखता है। फिर उसके बाद माल खरीदे तो माल खरीदें, किससे खरीदे, क्यों खरीदें, कब खरीदें, ये सब डेट उट का कोई उसमें महत्व नहीं था। तो इसमें पहले रखा जाता था सिंगल एंट्री सिस्टम से। तो पहले छोटा छोटा सौदा होता था तो आराम से आदमी इस पर हिसाब किताब कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे व्यापार क्या होते गया? बढ़ते गया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा ना, पहले जैसा तो व्यापार रहा नहीं, अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ते गया। तो व्यापार का जब धीरे धीरे विकास होता गया तो हिसाब किताब भी तो बड़ा होते चला जाएगा। तो जब हिसाब किताब बड़ा होते गया तो फिर देखो आविष्कार कब होता है? कोई भी चीज़ का आविष्कार कब होता है? जब उसका ज़रूरत होता है। आविष्कार तभी ना होता है जब ज़रूरत होता है। तो जैसे कि अब बहुत ज़्यादा हिसाब किताब होने लगा, बहुत ज़्यादा लेन देन होने लगा, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लगा, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा कठिन होने लगा। तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, कुछ ऐसा बनाया जाए, अकाउंट में कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमको बहुत आसानी तरीके से हिसाब किताब क्या हो जाए, मिल जाए, आसानी से हम लोग कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, सिंगल एंट्री सिस्टम को ख़त्म करके एक नया चीज़ बनाए। नया चीज़ क्या बनाए? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में इस तरीके से अकाउंट को रखा जाता है ताकि कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। जैसे एक चीज़ को अगर डेबिट करेंगे तो दूसरा को क्रेडिट कर देंगे, एक को क्रेडिट करेंगे तो दूसरा को डेबिट कर देंगे, तो कभी गड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। एक जगह से पैसा आएगा तो दूसरे जगह से पैसा जाएगा, तो सब एकदम मिला जुला, मतलब क्रेडिट जोड़ेंगे डेबिट जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फिर आ गया अकाउंट में। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम से होता था, अब डबल एंट्री सिस्टम से आ गया। तो डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार जो माना जाता है कि कौन किया था, तो अकाउंट का जो मेन आविष्कार किया था लुकास पेसियोली, इटली शहर का ये आदमी था। कहाँ का था ये? इटली देश। इटली देश है ना, इटली के रोम, इटली में एक रोम जगह है, वहाँ के ये लोग थे। कौन थे? लुकास, रोमेनिया हो गया ना? हाँ रोमेनिया, वहीं के ये लोग थे, ये थे लुकास पेसियोली। तो देखो तुमसे पूछा जाएगा कि अकाउंट का आविष्कार किसने किया, अकाउंट का आविष्कार किसने किया? तो अकाउंट का आविष्कार कोई किया ही नहीं है। अकाउंट का आविष्कार थोड़ी कोई किया है, अकाउंट तो बहुत पुरखों से चला आ रहा है। अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार कौन किया? तो डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया लुकास पेसियोली। और जब डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया और इसको रूल बनाया इस पर, तो इस पर बहुत सारा चीज़ अच्छा से होने लगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट निकलने लगा और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंट क्या होने लगा, बनने लगा। तो लुकास पेसियोली ने क्या किया, अकाउंट्स को जन्म दिया है। चाहे जो मॉडर्न अकाउंट है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको जन्म कौन दिया है, चाहे उसका आविष्कार कौन किया, उसका रूल रेगुलेशन कौन बनाया है? लुकास पेसियोली का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद भी बहुत सारे आए है ना, लेकिन जो सबसे पहले करेगा उसका नाम पहले आ जाता है। ठीक, तो लुकास, जैसे तुम अभी एरोप्लेन देख रहे हो हैं, और जो शुरू में जब एरोप्लेन का आविष्कार कौन किया है? राइट ब्रदर। तो जो राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार किया था और जो अभी के एरोप्लेन है, कितना अंतर है? राइट ब्रदर जो आविष्कार किया था ना, अजीब टाइप का एरोप्लेन था, देखे हो, एकदम अजीब टाइप का था, थोड़ा सा ऊंचे उड़ता था, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ता था। लेकिन उसके सबसे पहले उसी के ना मन में आया कि ऐसा चीज़ कुछ बनाया जाए जो आकाश में उड़े, तो नाम उसका पहले आ जाता है। लेकिन क्या उसके बाद एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ? अभी भी एरोप्लेन का आविष्कार हो रहा है, कुछ ना कुछ नया चीज़ उसमें ऐड होते जा रहा है। तो जो शुरू में करता है ना, तो वही हो जाता है आविष्कारक। तो ये शुरू में किया, तो इसका डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया कौन? लुकास पेसियोली। और ये 1914 में किया था, 1914 में इसका जन्म हुआ था डबल एंट्री सिस्टम का। अब देखिए, अकाउंट जो है ना, अकाउंट एक प्रोसेस है। अकाउंट क्या है?
एक प्रोसेस है। देखो दो चीज़ समझना है, दो चीज़ समझिएगा, एक प्रोसेस और एक एक्टिविटी। देखो ये प्रोसेस और एक्टिविटी में कुछ अंतर है। प्रोसेस में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, देखो समझना, प्रोसेस में बहुत सारा क्या होता है, एक्टिविटी होता है, और एक्टिविटी एक अलग चीज़ हो गया। तो देखो मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे रोटी बनाना, जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं ना रोटी, तो रोटी बनाना एक क्या है, एक्टिविटी की प्रोसेस। रोटी बनाना एक्टिविटी है कि प्रोसेस है? एक्टिविटी है वो। नहीं, रोटी बनाना एक प्रोसेस है। रोटी बनाना एक क्या है, प्रोसेस है। तो देखिए प्रोसेस के अंदर बहुत सारा एक्टिविटी करना होगा। रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटी किए, सबसे पहले गेहूं को पिसवाएं, एक एक्टिविटी। दूसरा आटा में पानी डाल के उसको गूंदें, दूसरा एक्टिविटी। तीसरा फिर उसको क्या किए, उसको बेलें, उस रोटी गोल किए, ठीक, उसको तावा पे चढ़ाएं। 3-4 गो एक्टिविटी के बाद क्या बनता है, गैस ऑन की, हर चीज़ बस बोल देगी, है ना। देखिए तो इसका मतलब अकाउंट एक प्रोसेस है, एक्टिविटी नहीं है। अकाउंट एक क्या है, प्रोसेस है। तो प्रोसेस में बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ता है। जैसे रोटी बनाना एक प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटी किया, 3-4 तरह के एक्टिविटी किए, तब जाके क्या बना, रोटी बना। तो उसी तरीके से अकाउंट कोई एक एक्टिविटी का काम नहीं है, बहुत सारा इसमें एक्टिविटी करेंगे तब जाके क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो देखो अकाउंट एक प्रोसेस है, तो इसको कैसे क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहला एक्टिविटी ये करेंगे, अकाउंट के लिए सबसे पहला एक्टिविटी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं तब तक अकाउंट का कुछ आगे बढ़ेगा भी, कुछ हो नहीं बढ़ेगा। अब जैसे कोई बिजनेस खोल के बैठ गया, ठीक है, बिजनेस खोल दिया, पूरा दुकान उकान सजा उजा दिया, दुकान हमेशा बंद रखता है, दुकान उकान पूरा सजैले है, पूरा सब लगा दिया, माल उल भर दिया है, अब दुकान बंद कर दिया, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, तो फिर आगे उसका कुछ होगा, लेन देन होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं है, तो वो एक्टिविटी उसका होगा ही नहीं। तो सबसे पहला एक्टिविटी अकाउंट का सबसे पहला क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोग किस में लिख देते हैं, जर्नल एंट्री में लिख देते हैं। मतलब हर चीज़ को लिखना मुश्किल है ना, जैसे इस तरीके से लिखा रहता है कि श्याम ने किराया दिया। देखो श्याम ने किराया दिया, तो इतना कौन लिखते रहेगा, श्याम ने किराया दिया, ऐसे क्यों लिखेंगे हम। फिर 5,000 का फर्नीचर खरीदा, इस तरीके से हम लिख रहे हैं 5,000 का फर्नीचर, तो इतना कौन लिखेगा। और लिखने से भी अच्छा कुछ फ़ायदा भी नहीं है, आगे जाके कुछ पता भी नहीं चलेगा कि फर्नीचर में और कितना पैसा लेना है, श्याम कितना पैसा दिया, किराया कितना बाकी है, क्या बाकी है। तो इसी चीज़ को हम लोग हटाने के लिए, ये सब हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। और इसी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग लिखने वाला झंझट हटाने के लिए शॉर्टकट में लिखने लगे क्या चीज़, जर्नल एंट्री। तो शॉर्टकट में जैसे श्याम ने किराया दिया तो लिख देते हैं रेंट टू कैश, रेंट टू कैश लिख देते हैं। 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से फर्नीचर खरीदा। तो कहने का मतलब कि पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, जर्नल एंट्री हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, जर्नल एंट्री। और इसी जर्नल एंट्री के सहारे हम लोग क्या बना देते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट में क्या करते हैं बना के, अकाउंट में सब का अलग अलग बैलेंस निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में ये देखेंगे ना कि मेरे पास कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से कहाँ पैसा गया, और कितना अभी फ़िलहाल कैश में पैसा बचा हुआ है। तो ये किससे पता चलेगा, ये जर्नल एंट्री से पता नहीं चलता है, ये जर्नल एंट्री से पता नहीं चलेगा। ये किससे पता चलेगा, अकाउंट से। लेकिन ये लेजर बनाएंगे हम जर्नल एंट्री से, ठीक है। जर्नल एंट्री जब तक नहीं रहेगा तब तक लेजर बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग लेजर बना दिए, और लेजर बनाने के बाद फिर यहाँ से एक अलग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेजर बनाने के बाद यहाँ से एक अलग प्रोसेस, यहाँ से फिर लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब एक ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, लेजर कैसे बनता है? लेजर नहीं जानता है, जो अकाउंट बनाता है उसी को लेजर कहते हैं। जैसे मशीन का अकाउंट बनाया, डेट पार्टिकुलर से अमाउंट, डेट पार्टी, वही है लेजर, उसी को ना कहते हैं लेजर। देखो तो मेल मादी 11 ही नहीं पढ़ा, तो ट्रायल बैलेंस है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक बना के फिर इसके बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ से लेके ई तो अपने आप होता है, इसको कोई बनाता है,
बिजनेस ट्रांजैक्शन को कोई बनाता है नहीं, ये अपने आप होता है, ग्राहक के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये दोनों कोई आदमी बनाता है कि नहीं? ये दोनों कोई आदमी बनाता है। जैसे कोई भी सामान्य ज्ञान जिसको है, 11-12 बढ़िया से पढ़ ले है, वो जर्नल एंट्री और लेजर बना देगा। ठीक है, लेकिन ये बनाने के लिए कुछ और विशेष ज्ञान चाहिए और अच्छा नॉलेज चाहिए, तभी वाला बनेगा, नहीं तो फिर इतने तक बनेगा, नहीं तो इधर नहीं बन पाएगा, है ना। ये बनाने के लिए थोड़ा और जानकारी चाहिए, अकाउंट का अच्छा खासा रूल चाहिए, कब एडजस्टमेंट में कब लेस करेंगे, कब माइनस करेंगे, कब बैड डेब्ट्स, कब बहुत सारा प्रोविज़न कब है, तो ये सब के लिए बहुत सारा रूल चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ तक मतलब ये तो अपने आप हुआ। जर्नल एंट्री से लेजर मतलब दो गो प्रोसेस, दो गो एक्टिविटी कोई भी आम इंसान कर सकता है जिसको जर्नल एंट्री का खाली नॉलेज है, बढ़िया से नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो वो ये दोनों चीज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ से जो प्रोसेस है ये और थोड़ा सा स्पेशली नॉलेज चाहिए। ये जो होता है जूनियर अकाउंटेंट के द्वारा कर दिया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट जो होता है ना, ये कर देगा जूनियर अकाउंटेंट, लेकिन ये जो काम है ये सीनियर अकाउंटेंट का है। सीनियर अकाउंटेंट मतलब थोड़ा सा उससे नॉलेज ऊपर होना चाहिए उसको, तब जाके ही करेगा। जूनियर सीनियर में अंतर क्या हुआ? जूनियर और सीनियर दोनों का नॉलेज है, लेकिन इसको थोड़ा कम नॉलेज है, इसीलिए इसको जूनियर, इसको सीनियर कहते हैं। तो ये फिर उसके बाद ये प्रोसेस करेगा। तो देखो अब यहाँ से देखो, समझो, यहाँ से लेके बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके और यहाँ तक का काम, अकाउंट वाला तक का काम, लेजर तक का काम क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके यहाँ लेजर बनाने तक का काम बुक कीपिंग, पुस्त पालन कहलाता है। ठीक, और ये पुस्त पालन जहाँ ख़त्म होता है, देखो पहले ये समझो, अब ये अभी छोड़ दो, ये ट्रायल बैलेंस समझो। पहले ट्रायल बैलेंस हम बता रहे थे। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जैसे ये सब काम कौन किया है? जूनियर है, तो जूनियर किया है, तो जूनियर हो सकता है कि गलतियों कर सकता है, नहीं कर सकता है गलती। तो इस सीनियर वाला क्या करेगा ना, ये जूनियर वाला जितना बनाया है ना, इसको एगो चेक करेगा कि जूनियर सही बनाया है कि। चेक करने के लिए जो चीज़ बनाता है ना सीनियर, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये एगो चीज़ बनाता है ट्रायल बैलेंस, तलपट हिंदी में कहते हैं उसको। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना के चेक ही करता है कि यहाँ ये जो जर्नल एंट्री और ये जो लेजर जूनियर के द्वारा बनाया गया है, क्या सही बनाया गया है, क्योंकि इसी को ना आगे ले जाके फिर ये बनाएगा, फाइनल अकाउंट बनाएगा। तो यहाँ चेक करना जरूरी है ना। मान लीजिए चेक नहीं किया, इसे उठा के बना दिया, और फिर लास्ट में सब फाइनल अकाउंट बन गया, प्रॉफिट निकल गया, तो बाद में पता चला कि 5 लाख के एंट्री छोड़ लेता जूनियर क्लर्क, जो जूनियर अकाउंटेंट था, ये 5 लाख का एंट्री छोड़ दिया था, हैं, तो बाद में पता, तो दिक्कत हो जाएगा इसको। तो यहाँ पे क्या करता है? चेक करता है, ट्रायल बैलेंस मिला के। ट्रायल बैलेंस का मतलब ही होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि ट्रायल करना। ट्रायल मतलब कि डेबिट और क्रेडिट को देखना कि क्या बराबर है, कि कहीं अंतर हो गया है। बहुत सारा गड़बड़ी हो सकता है अमाउंट 500 की जगह 50 रुपया लिख दिया हो सकता है 100 रुपया की जगह 1000 लिख दिया हो। ऐसा भी तो, डेबिट में 100 रुपया लिखा हो और क्रेडिट में 1000 लिखा हो, जीरो बढ़ा दिया हो। जीरो भी तो बढ़ा देता है लोग बहुत सारा, समझ रहे हो तुम? तो जीरो भी बढ़ जाता है, कभी जीरो घट जाता है, हैं? तो इस टाइप का जो भूल है, तो डेबिट क्रेडिट में फिर अंतर आ जाएगा, ऐसे करिएगा तो यहाँ से ये चेक कर लेता है सीनियर अकाउंटेंट। चेक करने के बाद फिर आपको क्या करता है, यहाँ से फाइनल अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर बैलेंस शीट बना के सारा प्रॉफिट निकाल देता है, और बैलेंस शीट से सारा एसेट्स और लायबिलिटी का भी ब्यौरा दे देता है कि इतना चीज़ है। तो अब देखो, तो यहाँ पे ये चीज़ समझो, बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे पुस्त पालन समाप्त हो रहा है। देखो जहाँ पे ये पुस्त पालन है ना, इतना दूर तक ये कोची है, पुस्त पालन है, पुस्त पालन बुक कीपिंग। तो जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो रहा है, वहीं से अकाउंट शुरू हो रहा है कि नहीं? तो इतना दूर बुक कीपिंग है, ये अकाउंट है, ये नहीं है अकाउंट, इसको कहते हैं, ई लेखांकन हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हुआ, वहाँ से क्या शुरू हो गया? अकाउंट स्टार्ट हो गया, वहाँ से अकाउंट स्टार्ट हो गया। और जहाँ पे अकाउंट ख़त्म होगा, जैसे ही सब पूरा बन गया, पूरा प्रॉफिट निकल गया, सब खत्म, अकाउंट जहाँ ख़त्म होता है वहीं से ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। समझ में आया? ऑडिटिंग का मतलब कुछ नहीं, जितना बनाया गया, ऑडिटिंग का मतलब बता रहा है। देखो ऑडिटिंग का मतलब कुछ नहीं, जितना बनाया गया अकाउंट है, लास्ट में जो बन गया अकाउंट है, अकाउंटेंसी जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। क्या किया जाता है ऑडिटिंग में? तो ऑडिटिंग में पूरा फिर से चेक किया जाता है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सीनियर है ये भी गलती कर सकता है, गलती करने वाला का कमी थोड़ी है, तो ये भी गलती कर सकता है। चाहे हो सकता है कि गलती ना भी करता हो सकता है ये झोल झाल किया हो, कोई भ्रष्टाचार, कुछ इधर का अमाउंट उधर कर दिया हो, मतलब कि कंपनी का पैसा इधर गबन करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगा के कर सकता है, डेबिट क्रेडिट करके इधर उधर करके पैसा दिखा देगा, अब अपना पैसा इधर निकाल लेगा। तो कहने का मतलब, तो अब कंपनी जो है इसका क्या करवाती है, पूरा यहाँ से यहाँ जितना चीज़ हुआ ना, यहाँ तक बन गया ना अकाउंट, तो उसके बाद कंपनी बुलाती है ऑडिटर को। किसको बुलाती है? ऑडिटर। अब ये ऑडिटर बताओ तो ये सीनियर अकाउंटेंट से भी सीनियर होगा कि नहीं? तब ना ऑडिटर आया। तो ऑडिटर जो आएगा, ऑडिटर अब बनता कौन है? तो ऑडिटर बनता है सीए, जो हम लोग सीए बोलते हैं कि सीए सीपीटी जो होता है, तो सीए का जो एग्ज़ाम देता है और सीए निकल जाता है, सीए के बाद 2-3 साल उसको एक्सपीरियंस वहाँ पे रहना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको सीए का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो जो सीए है बस वही काम करता है, जितना अकाउंट बना हुआ है ना उसको क्या करता है? चेक करता है। तो सीए जो कर लेगा वो अकाउंट का महारथी ना हो जाएगा, उसको तो हर चीज़ मालूम हो जाएगा कि कैसे वाउचर क्या है, वाउचर में गलती क्या है, कहाँ पे गलत एंट्री किया हुआ है, कहाँ पे नकली एंट्री किया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ अकाउंट शुरू हो जाता है, और जहाँ अकाउंट ख़त्म होता है वहीं से ऑडिटिंग शुरू होता है। तो ऑडिटिंग का अगर आम भाषा में अर्थ कहा जाए, आम भाषा में अर्थ क्या है ऑडिटिंग का, इसका मतलब क्या है? तो ऑडिटिंग का सीधा सीधी मतलब है अकाउंट जितना बनाया गया है उसको फिर से क्या करना, चेक करना, जांच पड़ताल करना कि क्या ये सही है। अब देखो जैसे ये पूरा अकाउंट बना था, अकाउंट में तो बैलेंस शीट भी बनता है, अकाउंट में बैलेंस शीट बनता है ना। बैलेंस शीट क्या बताता है? कंपनी का क्या चीज़ बताता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट जो होता है कंपनी का वो बताता है कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कंपनी का मतलब कंपनी का पूरा चरित्र दिखा देता है, कंपनी का पूरा औकात दिखा देता है। बैलेंस शीट आईना है कंपनी का, है ना। बस कुछ नहीं देखो उसका पूरा ही सब जर्नल एंट्री वेंट्री सब मत देखो, खाली उसका बैलेंस शीट मांग लो कि देखे बैलेंस शीट दिखाओ तो अपना, तो देख लो और देखने के बाद कहो कि ना तुम्हारा औकात ठीक नहीं है, जाओ लेके चला जाओ, लोन नहीं देंगे तुमको। तो कहने का मतलब कि बैलेंस शीट कंपनी का आईना है, कंपनी का पूरा उसका चरित्र दिखाई देता है बैलेंस शीट में। कितना डेटर पैसा देगा, कितना कैपिटल लगाया था, कितना प्रॉफिट हुआ, सब प्रॉफिट हो ना ऐड होता है कैपिटल में, सब दिखाई देता है उसको, सब टोटल चीज़। तो लेकिन ये बैलेंस शीट कोई का, मान लीजिए बैलेंस शीट बहुत अच्छा कोई बना दिया, अकाउंटेंट का किया झोल झाल करके बैलेंस शीट खूब बढ़िया बनैले है, एकदम पूरा एसेट्स बढ़िया खूब दिखाए हुए है, लायबिलिटी कर दिया है ना, पूरा अच्छा बना दिया है। तो बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, बैलेंस शीट का कोई काम तब तक उसको सही नहीं माना जाएगा। बैलेंस शीट को तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक ऑडिटर उस पर ठप्पा नहीं लगाएगा और साइन नहीं करेगा, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है बैलेंस शीट का। अब जैसे कल के डेट में साक्षी अपना कंपनी खोलती है, ठीक है, और कंपनी खोलने के बाद वो अपना अकाउंटेंट रखती है, ठीक है ना। ऐसे चाहती तो ये भी अकाउंट कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, भुला गई होगी, तो रखी अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट क्या किया, इसका बैलेंस शीट बना के दे दिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट, इसको अब पैसा का ज़रूरत पड़ा, तो पैसा का ज़रूरत पड़ा तो ये गई लोन मांग ले बैंक से कि लोन दे दीजिए। तब लोन पहले बोलेगा कि ठीक है बैलेंस शीट अपना दिखाइए, देखेगा ना औकात तुम्हारा कितना है, पूंजी उंजी तन है देगा, तभी बैलेंस शीट दिखा दी, ठीक, दिखा तो दी। अब पूरा अच्छा बना लेती बैलेंस शीट, एकदम पूरा पूंजी उंजी खूब था, पैसा वैसा सब था। तब बैंक कहा भगा दिया इसको कि जाओ जाओ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर ठप्पे नहीं था हमारा ऑडिटर के ठप। तो कोई भी अरुआ गेरुआ बैलेंस शीट बना के ले जाएगा, लाइए पैसा दीजिए तो 2 लाख बैंक से मांग लेगा, तो ऐसा कोई बैंक वाला दे देगा। ऑडिटर का मोहर जो होता है ना, वो एक तरीके से समझ जाओ कि कोर्ट का मोहर हो गया, मतलब वो सबूत हो गया, सबूत कि जो चीज़ बनाया गया है वो सही बनाया गया है। अब तुम सोच ही रहे होगे कि ऑडिटर भी तो घपलाबाजी कर सकता है। अरे उसको पैसा वैसा दे के उसको भी खरीद लेंगे, ऑडिटर को कहेंगे कि तू ऐसी मार दो, ऐसी मोहर एकरे पे पैसा दे देते हैं। देखो
एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बड़ा पोस्ट पे होता है ना, जो बहुत बड़ा पोस्ट पे, वो घोटाला बहुत अब माइनर करता है। जैसे 95% लोग सही होते हैं, ईमानदार होते हैं, ख़राब नहीं होते। जो बड़ा पोस्ट पे होता है, जो पढ़ लिख के बना है, जो पढ़ लिख, नेता मन के बात नहीं कर रहे हैं, नेता तो घोटाला के बाद में है, नेता तो पढ़ता है। नेता तो उसको छोड़ दो, नेता का हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो पढ़ लिख के चुना है, जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये सब जो बड़ा बड़ा पोस्ट के लोग हैं ना, वो ईमानदार, उनको इतना ना टाउचर करके सेलेक्ट किया जाता है ना कि वो भ्रष्टाचार छोड़ ही देता है, वो ईमानदारी अपना लेता है। इतना ना इंटरव्यू में ऐसा नहीं सवाल पूछेगा कि उसका दिमाग हिल जाता है। तो कहने का मतलब उसका दिमाग एकदम साफ हो। अब मेन बात, हर चीज़ पढ़े रहता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ देखे रहता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि नहीं, हम अपना देश का सेवा के लिए चुनाए हैं, तो हम देश को बर्बाद करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी ये कभी नहीं सोचेगा। और जो ज़्यादा भ्रष्टाचार जानते हो कौन करता है? मिडिल क्लास वाला स्टाफ, मिडिल क्लास वाला, हाई कोर्ट के क्लर्क, किरानी, चपरासी, पैसा दीजिए करवा देते हैं काम। आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वहाँ पर जाओ कलेक्ट्रेट में, गांधी मैदान में घूमते, एफडी आइए 200 निकालिए, 200 निकालिए, नहीं चल गया। लेकिन हाई कोर्ट में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जिसका कोई अंत नहीं है। सिविल कोर्ट में खूब भ्रष्टाचार है। तो ये सब छोटका कर्मचारिया करता है भ्रष्टाचार, बड़ा वाला नहीं करेगा। बड़ा वाला भ्रष्टाचार नहीं करता क्योंकि वो सब का दिमाग पढ़ लिख के बहुत इतना हो गया कि देश के प्रति समर्पित हो जाता है ना, वो सब भ्रष्टाचार। अब ऑडिटर भी जो है ना, तो ऑडिटर भी बहुत पढ़ा लिखा रहता है, तो वो भी गलत, अपना पैसा से धोखेबाजी नहीं ना करेगा। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपना देखेगा ना कि गलत सलत रिपोर्ट दे देगा मरीज को कि नहीं आपको कैंसर होइले है, और कैंसर उसको हुआ नहीं है, तो गलत सलत रिपोर्ट नहीं देगा, नहीं तो उसके प्रोफेशन से क्या हो जाएगा? धोखेबाजी हो जाएगा, डॉक्टर के नाम पे कलंक हो जाएगा, है ना। तो अपना प्रोफेशन से धोखेबाजी नहीं करेगा। तो इसलिए ऑडिटर लगभग सही ही होता है ना। अब उसमें देखो, रिसेप्शन में तो हर चीज़ है, बढ़िया आदमी भी धोखेबाज होता है, ईमानदार नहीं होता है। तो हम सब का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो होंगे ही खराब, है ना। दुनिया में अगर सब सही हो जाए, तो दुनिया ही स्वर्ग हो जाए। अगर दुनिया में सब सही हो जाएगा तो दुनिया स्वर्ग नहीं बन जाएगा, है। तो फिर स्वर्ग ऊपर जाने का ज़रूरत क्यों, यहीं रहो, स्वर्ग यहीं हो जाएगा। लेकिन सब चीज़ सही नहीं हो सकता है। आप कितना भी पुलिस लगा दीजिए, महकाम, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सब आदमी सही नहीं होगा। बिहार में शराब बंद है, ठीक, लेकिन नाम का बंद है, बिक रहा है, पी रहा है, लेकिन बहुत आदमी नहीं भी पी रहा है, जो पहले पीने वाला था वो भी छोड़ दिया है। तो सब सही नहीं हो सकता। कितनों सरकार बोलेगी कि नहीं गलत है, झारखंड से शराब मत मंगवाइए, दिल्ली से शराब मत मंगवाइए, लेकिन जो गलत है वो मंगवाइबे करेगा, उसका आदत छूटेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ऑडिटर क्या करता है, पूरी तरीके से फिर से चेक करके अकाउंट को, जितना बनाया गया है अकाउंट, उसको चेक करके, और फिर क्या करता है, वहाँ पे उसको मोहर देता है, साइन मारता है, और सत्यता की जांच करता है कि नहीं जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है। और कभी ये भी होता है कि जब ऑडिटर चेक करते रहता है तो उसको बहुत बड़ा झोल झाल का भी पता चलता है कि अकाउंट में बहुत बड़ा चीज़ किया गया है, तो उसी को नाम दिया जाता है घोटाला। कैसी का नाम दिया जाता है? घोटाला। जैसे लालू यादव, चारा घोटाला, लालू यादव का नाम सुने हो ना, चारा घोटाला में अंदर है। तो ये कौन बताया था कि चारा घोटाला किया है लालू यादव? ऑडिटरे बताया चेक करके कि नहीं बहुत बड़ा इसमें झोल किया गया है ना। तो इसीलिए अब उसको कैग होता है, हर जगह कैग एक होता है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कहते हैं उसको। तो वो क्या करता है, पूरे सरकार के हिसाब किताब को देख रेख करता है। सरकार का भी हिसाब किताब को चेक होना ना चाहिए कि सरकार अच्छा से काम किया है कि नहीं किया है, कि पैसा खाली अन्य उन्हें कर दिया है, तो उसके लिए सरकारी ऑडिटर होता है, वो भी चेक करता है। तो वही बताया था कि ऐसा चीज़ हुआ है। अब जैसे तुम कहो CBI, अब CBI में भ्रष्टाचार है, CBI पैसा से काम करेगा, CBI हो गया, और क्या होता है CID हो गया। ये सब नहीं, तुम पैसा कितना दोगे नहीं, कुछ ये अपना काम सिर्फ करेगा, ठीक है। तुमको किसी भी तरह से पकड़ाएगा, उसको जो भी उस सच है उसको निकालेगा वो किसी भी तरीके से। ये नहीं करेगा कि पैसा दे के वो बिक जाएगा, नहीं, पैसा दे के बिकता है छोटकन सब, ठीक है। तो
बड़ा बड़ा आदमी सब नहीं बिकता। तो अब देखिए ये जो ऑडिटर है ये क्या करता है, जितना अकाउंट है उसको क्या करता है, जांच पड़ताल करके और उसको चेक करके एक सत्यता की गारंटी देता है कि नहीं जो बनाया गया है वो 100% सत्य है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो वो एक सबूत हो जाता है, वो जो ऑडिटर दे देता है ना तो वो सबूत हो जाता है और उसका वैल्यू हो जाता है। फिर आप कहीं भी ले जाके उसको दिखाइएगा, बैंक में, चाहे कुछ मान लीजिए कल के डेट में कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ कर्मचारी पैसा लेके भाग जाता है कुछ, तो उस सबूत की तौर पे हो जाएगा, वो आपको मानेगा, कोर्ट मानने लगेगा कि नहीं सही है ना। तो वही चीज़ है। तो एक तरीके से ऑडिटर समझ जाओ, एक तरीके से एकदम सबसे माने बड़ा आदमी हो गया, अकाउंट के मामले में सबसे बड़ा हो गया। इसीलिए अकाउंट में कहा जाता है कि जो सीए जो सीपीटी करके एग्ज़ाम निकालता है, सीए बन जाता है, सीए का डिग्री ले लेता है, वो सबसे अकाउंट में ऊंचा पोस्ट पे चला गया, सबसे ए ग्रेड का जॉब हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंट कर रहे हो तो सीए की तरफ बढ़ो। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंट कर रहे हो तो सीए की तरफ बढ़ो। लेकिन क्या सीए की तरफ बढ़ जाना आसान है? मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, होगा कहीं नहीं, लेकिन मेहनत उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा जो आप लोग से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल है आप लोग का, ठीक है। बिजी शेड्यूल करने का मतलब 1 घंटा का टाइम नहीं है कुछ अलग से पढ़ने के लिए, बहुत बिजी शेड्यूल। तो बिजी शेड्यूल में से 8-9 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बड़े बड़े आप लोग आदमी हैं, बिजी शेड्यूल है, तो बिजी शेड्यूल में से निकलेगा कैसे? तो उसमें से पढ़ाई करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए सीए सीपीटी पे ध्यान नहीं दीजिए, आराम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एकदम कंपटीशन में लग जाइए और एसएससी, रेलवे, चाहे बैंक, चाहे और भी बहुत सारा बिहार सरकार का जॉब आता है, हाई कोर्ट का, ये वो फलना, तो उसको निकालिए, ठीक है। क्योंकि लेकिन उसको भी तभी निकलेगा जब पढ़िएगा, बिजी शेड्यूल में से कुछ निकालिएगा। बहुत बिजी शेड्यूल है ना, ठीक है, बिजी शेड्यूल है भाई, ठीक है, अच्छा बात है। तो ये चीज़ हो गया, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही हुआ, ऑडिटिंग का मतलब खाता पुस्तकों को चेक करना, फिर से चेक करके मोहर देना और बताना कि वो सही है कि गलत है। ऑडिटिंग का मतलब समझ में आया है? अब ये ऑडिटिंग का मतलब तो छोटा सा समझ में आया, ये पूरा किताबें है ऑडिटिंग, पूरा किताबें ऑडिटिंग है। तो अब बारी बारी से पढ़ेंगे ना कि ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑडिटिंग का लाभ क्या है, कैसे ऑडिटर चेक करके बताता है कि गलती किए हो तुम, ये सब एकरा में पता चल जाएगा। तो देखो ना, सीए जो करेगा, अब पार्ट 1 जो पढ़ेगा तो वो भी तो तनी मनी ऑडिटर बन ही जाएगा। ऑडिटिंग पढ़ लेगा तो थोड़ा ऑडिटर नहीं बनेगा, उसको चेक करे नहीं आ जाएगा अकाउंट तुम कहाँ गलती किए हो, हैं। तो इसमें सारा चीज़ बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन चीज़ गड़बड़ी है और कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ गलती है, कैसे आप देखिएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं।